इससे पहले कि मैं अपनी कहानी शुरू करूं, पढ़ने वालों पर मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि मुहिम जोई का शौक़ मुझे विरसे में मिला है। मेरे वालिद ब्रिटिश गवर्नमेंट के आला ओहदेदार थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी का भी बेशतर हिस्सा मुहिम जोई में गुजरा और इनकी गैर मामूली मौत भी एक दुश्वार गुज़र मुहिम में वाक़ हुई थी। मैं चूँकि अपने भाई बहनों में सबसे छोटा था, इसलिए वालिद मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरी उम्र सिर्फ 8 साल की थी कि मेरी माँ ने विदाई अजल को लब्बैक कहा। दूसरे भाई बहन चूँकि अपने घरों के हो चुके थे, इसलिए मैंने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 14 साल बाप की रफ़ाकत में गुजारे। मेरे वालिद की ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूं, लेकिन मुझे पढ़ाई लिखाई का मुतलक शौक़ न था। चुनाचे FA कर लेने के बाद मैंने वालिद साहब से साफ कह दिया कि अब इससे आगे पढ़ना मेरे बस की बात नहीं है। वालिद साहब कुछ दिनों तक समझाने बुझाने के बाद खामोश हो गए। FA कर लेने के बाद 1 साल तक मैं अपने वालिद साहब के साथ घूमता फिरता रहा। खाने पीने और सेहत को बेहतर बनाने के अलावा मुझे और कोई दूसरा काम न था। वालिद साहब ने जब देखा कि मेरी उम्र यूं ही बेकार जा रही है, तो उन्होंने मुझसे मुलाजमत करने को कहा और मेरे बहुत इसरार पर अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके मुझे महकमा जंगलात में मुलाजिम करा दिया। मेरे वालिद को आदमखोर शेर और चीते मारने का शौक़ जुनून की हद तक था और मैं भी अक्सर व बेशतर इनके साथ जाता रहता था। इसलिए कम उम्र होने के बावजूद जंगलात के बेशुमार इसरार व रमूज से वाकिफ़ हो गया। इन तजुर्बात से मुझे अपनी आइंदा ज़िंदगी में क्या फ़ायदे हुए, यह मैं आगे चलकर बताऊंगा। जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि अपनी मुहिम जोई तबीयत की वजह से मेरी ज़िंदगी का एक अरसा बाप के साथ गुजरा, इसलिए मैंने ना तो कभी घरेलू मामलात में दिलचस्पी ली और ना ही कभी जायदाद वगैरह के बारे में सोचा। पहली बार मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ जब मेरे वालिद एक दुश्वार गुज़र मुहिम में काम आ गए और मेरे बड़े भाइयों को जायदाद के बंटवारे का ख्याल आया। मैं चूँकि शुरू ही से अपने भाइयों से अलग थलग रहा था, इसलिए मुझे उनकी तबीयतों के बारे में भी कुछ ज़्यादा वाकफियत न थी। चुनाचे जब मैं जायदाद के बंटवारे का मसला उठा तो मेरे बड़े भाइयों ने और मेरी भावजों ने दिल भर कर मेरी हक तलफी की। नकद रकम जो भी थी वो पहले ही हड़प कर चुके थे। गैर मनकूला जायदाद का बंटवारा कुछ इस तरह हुआ कि जितनी अच्छी अच्छी ज़मीनें और इमारतें थी वो बड़े भाइयों ने अपने हिस्से में ले ली और मुझे एक ऐसा मकान दिया जो एक अरसे से मरम्मत न होने की वजह से खाली और वीरान पड़ा था। जब मैं अपनी इस खुली हक तलफी के खिलाफ एहतजाज किया तो मेरे भाई, जो वालिदैन की ज़िंदगी में मुझसे बेपनाह मोहब्बत का दम भरा करते थे, चिरागपा हो गए और खुले लफ्ज़ में कह दिया, जायदाद की तकसीम जो हमने मुनासिब समझी कर दी। अगर तुम समझते हो कि हमने तुम्हारी हक तलफी की है तो बड़े शौक़ से जाकर अदालत में दरख्वास्त दो और मुकदमा चलाओ। हम वक्त आने पर अपना दिफा भी कर लेंगे। भाइयों का रूखा जवाब सुनकर मारे गुस्से के मेरा खून खौल उठा। दिल तो चाहा कि उन्हें इस हक तलफी का मज़ा चखा दूं और ऐसा सबक सिखा दूं कि वो तमाम ज़िंदगी याद रखें, लेकिन ये सोचकर कि अभी ये बाप का कफन भी मैला नहीं हुआ, मैं इनकी रूह को तकलीफ़ होगी, मैं खून के घूंट पीकर चुप हो गया। मेरे खामोशी की एक दूसरी वजह यह भी थी कि मेरे सबसे बड़े भाई पुलिस के महकमे में इंस्पेक्टर के ओहदे पर फाइज थे। उन्होंने मुझे इस बात की धौंस दी थी कि अगर मैंने जायदाद के मामले में ज़्यादा चू चरा की तो वो मुझे किसी केस में मुलव्विस करा के जेल में सड़ा देंगे। मैं चूँकि खुद को बेयारो मददगार समझ रहा था, इसलिए सब्र करके वापस अपनी मुलाजमत पर चला आया, लेकिन अपने दिल में मैंने इस बात का तहिया कर लिया था कि कम से कम अपने सबसे बड़े भाई से इंतकाम ज़रूर लूँगा। ड्यूटी से वापस आकर मैंने सबसे पहले ये किया कि इस टूटे फूटे मकान को जो मेरे हिस्से में आया था औने पौने बेचकर हासिल होने वाली रकम बैंक में डाली और वक्ती तौर पर सब भूलकर मुलाजमत में दिलचस्पी लेने लगा। मेरे अफसरान चूँकि मेरी समझदारी और सादा तबीयत से बहुत ज़्यादा खुश थे, इसलिए 1 साल बाद ही मुझे तरक्की देकर फॉरेस्ट ऑफिसर के ओहदे पर फाइज कर दिया गया और इसके चंद रोज़ बाद ही मुझे शुमाली हिंदुस्तान में नैनीताल के करीब इलाके की एक चेक पोस्ट का इंचार्ज बनाकर भेज दिया गया। नैनीताल को अगर हिंदुस्तान की जन्नत कहा जाए तो बेजाना होगा। गर्मियाँ शुरू होते ही यहाँ बड़े आदमियों के काफिले जो जोक दर जोक आने शुरू हो जाते हैं।
वस्त मार्च से लेकर जुलाई तक ये हिस्सा लोगों की तवज्जो का मरकज बना रहता है। मुझे नैनीताल के इलाकाई जंगलात की तकर्रुरी का परवाना हासिल करके जो खुशी हुई थी वो ज़्यादा दिनों तक बरकरार नहीं रह सकी, जिसकी एक वजह तो ये थी कि मैं हंगामा पसंद नहीं था, और दूसरी वजह मेरे लिए बाइस ज़हमत साबित हुई थी। वो ये थी कि नैनीताल में बगरज तफरी आने वाले अक्सर अफसरान और मोअज़्ज़िज़ीन जिधर उनके सींग समाते बंदूकें उठाते जंगलात में सैर व शिकार के लिए आ जाते, और मुझे इनसे आए दिन उलझना पड़ता था, क्योंकि इन जंगलात में बगैर इजाज़तनामे के जानवरों का शिकार कानूनन ममनू था, और ऊपर से इस सिलसिले में बड़े सख्त अहकामात आए दिन मौसूल होते रहते थे। अपने नए ओहदे का इंचार्ज संभाले अभी मुझे 2 माह भी पूरे न हुए थे कि एक रोज़ मैं अपने फ़र्ज़ की बजा आवरी में एक शिकारी से उलझ गया, जिसने मेरे मना करने के बावजूद एक हिरन पर गोली दाग दी। शिकारी का निशाना खता हो जाता तो मुमकिन था बात आगे न बढ़ती, लेकिन हिरन चूंकि मर चुका था, इसलिए मैंने गुस्से में आकर जो मुंह में आया शिकारी को सुना डाला। इस बात का इल्म मुझे तीसरे रोज़ को हुआ कि जिस शिकार को मैंने डांटा फटकारा था वो नैनीताल के डिप्टी कमिश्नर का साला था, जिसने अपने बहनोई से जाकर मेरी उल्टी सीधी शिकायत लगा दी, और अब मुझे इसकी लंबी चौड़ी शिकायत पर नैनीताल से हटाकर सोना घाट के जंगली इलाके में तैनाती के अहकामात मौसूल हुए थे। जब बिला वजह मुझ पर यह इताब नाजिल हुआ तो मेरा खून खौल उठा। चुनाचे चार्ज देने से पेशतर मैं 2 रोज़ की रुख्सत मंजूर करा के सीधा अपने हेडक्वार्टर चला गया, और वहाँ से जाकर अपने एक आला ऑफिसर से मिला जो मेरे वालिद का दोस्त रह चुका था। गो कि मेरा यह ऑफिसर हिंदू था, लेकिन वालिद साहब की दोस्ती की वजह से हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखता था। इसकी सिफारिश पर मेरी तरक्की भी हो चुकी थी। चुनाचे मैं जब इससे मिला तो वो पहले ही बड़े ठंडे दिल से मेरी शिकायत सुनता रहा, फिर बड़ी मोहब्बत से मुझे समझाते हुए बोला, मिस्टर अफजल बेग, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी साथ ज्यादती हुई, लेकिन चूंकि मामला डिप्टी कमिश्नर का था इसलिए इसकी शिकायत पर एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन जनाब, मैंने जो कुछ भी किया वो कानून की पैरवी में किया। मुझे इल्म है कि तुमने कोई गलत कार्रवाई नहीं की, लेकिन फिर भी ब्रिटिश अफसरों को नाराज़ करना हमारे बस से बाहर की बात थी। अपने अफसर की बात सुनकर मुझे गुस्सा भी आया और ताज्जुब भी, लेकिन लाला अमरनाथ चूँकि वालिद साहब के गहरे दोस्तों में से थे, इसलिए मैंने बहस व मुबाहिसा मुनासिब नहीं समझा और होठ चबाकर खामोश हो गया। लाला अमरनाथ ने मेरे चेहरे से गालिबन मेरी कैफियत का अंदाज़ा लगा लिया था, इसलिए बड़ी मोहब्बत से मुझे समझाते हुए बोले, अफजल बेग, हर चंद के तुम्हारे तबादले के अहकाम जारी करते हुए मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम सोना घाट जाकर खुशी महसूस करोगे। इस इलाके में तुम्हें अपनी मुहिम जो तबीयत की दिल बस्तगी के लिए लातादाद मौके मिलेंगे। लाला अमरनाथ के समझाने बुझाने से मेरी झंझलाहट किसी कदर कम हो गई। दूसरे रोज़ मैंने नैनीताल जाकर नए फॉरेस्ट ऑफिसर त्रिपाठी को चार्ज दिया और अपना बोरिया बिस्तर बांधकर आबाई शहर वापस आ गया, जहां सोना घाट अपने महल वकू के एतबार से जनूबी हिंदुस्तान के तराई इलाके में वाक़ था। हरचंद की ये जगह मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन महकमे के दूसरे लोगों से इस जगह के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। फॉरेस्ट ऑफिसर्स की एक बड़ी तादाद इस इलाके की तकर्रुरी के ख्याल से ही खाइफ रहती थी, जैसे बकरी शेर से। 2-4 अफसरान जो पहले सोना घाट के इलाके में तैनात रह चुके थे, उनका ख्याल था कि इस इलाके पर किसी बदरू का साया है जो अपने कामों में किसी की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करती, और अगर कोई दिलेर आदमी इसकी राह में हारिज होता है तो चंद ही दिनों में पुरस्रार तौर पर मर जाता है या फिर अपना